रिसेंटली आपने ऐसे बहुत सी न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े होंगे जिसमें ये लिखा है कि इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने इंडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की है कि बांग्लादेश का जो भी टेक्सटाइल दिल्ली एयरपोर्ट के थ्रू मिडिल ईस्ट कंट्री में, इसके अलावा यूरोप में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसको आप कुछ समय के लिए यहाँ से बैन कर दो। ये टॉपिक क्या है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि क्यों भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशन है इन दोनों काफ़ी हॉस्टाइल बने हुए हैं। एज ऑलवेज बेसिक्स के साथ शुरुआत करता हूं और आपको ये टॉपिक क्लियर कर देता हूं। 7 फरवरी को क्या होता है कि इंडिया का सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम एक नोटिस सर्कुलेट करता है जिसमें दिल्ली एयरपोर्ट को परमिशन दी जाया करती है कि आप बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल है ना उसको थर्ड कंट्री में दिल्ली एयरपोर्ट से एक्सपोर्ट कर सकते हो। क्या पहले ऐसा था? नहीं, पहले ऐसा नहीं था। पहले सिर्फ कोलकाता का जो एयरपोर्ट है वहीं से बांग्लादेश के जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हैं उनको एयरपोर्ट के थ्रू थर्ड कंट्रीज में, चाहे वो मिडिल ईस्ट की कंट्री हो या फिर यूरोप की कंट्रीज हो, वहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता था। इसका रीज़न ये है, इंडिया और बांग्लादेश ने ओवर द ईयर्स अपनी कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, बेसिकली अपने ट्रांसशिपमेंट जो कनेक्टिविटी है इसको इंप्रूव करने के लिए बहुत से पैक्ट साइन किए हैं, बहुत से MOU भी किए हैं और इसके रिजल्ट बांग्लादेश और भारत दोनों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहे हैं। मेरी जितनी ऑब्जर्वेशन है, अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं तो बांग्लादेश के लिए कमर्शियली काफ़ी फायदेमंद रहा है, इंडिया के लिए भी फायदेमंद रहा है, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक एंगल भी है, लेकिन बांग्लादेश के लिए कमर्शियली बहुत फायदेमंद रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ओवर द ईयर्स बांग्लादेश ने जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना इसको काफ़ी ग्रो कर लिया है। चाइना जिस तरीके से अपने चाइनीज़ गुड्स के लिए जाना जाता है ना, इसी तरीके से जो बांग्लादेश है वो इंटरनेशनली अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। प्रेजेंट में बांग्लादेश ने अपनी इस इंडस्ट्री को इतना ग्रो कर लिया है ना कि यूरोप के जितने भी बड़े ब्रांड हैं, चाहे वो H&M हो या फिर ज़ारा या फिर टॉमी हिलफिगर या फिर गैप या फिर कैल्विन क्लेन या फिर ह्यूगो बॉस, इन सभी की आपको जो प्रोडक्शन लाइन है ना वो बांग्लादेश में ही सेंट्रिक मिलेगी। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल रीज़न है ना उनमें से एक है बांग्लादेश की मैसिव पॉपुलेशन जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डीपली इन्वॉल्व है। होता क्या है, क्योंकि बांग्लादेश में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लेबर की कॉस्ट कम हो जाती है और जो प्रोडक्शन है वो अपने आप चीप होता है। और दूसरा रीज़न जो रिस्पॉन्सिबल रहा है वो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री, जिसको बांग्लादेश और भारत मिलकर शेयर करते हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, प्री ब्रिटिश रूल में और ब्रिटिश रूल में बांग्लादेश के आसपास का जो रीजन हैगा, इसके अलावा वेस्ट बंगाल के आसपास का जो रीजन हैगा, ये एशिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब हुआ करता था। और यहाँ से जो टेक्सटाइल गुड्स है ना इनको यूरोप में भी एक्सपोर्ट किया जाता था, जिनकी यूरोप में उस समय भी काफ़ी डिमांड थी और आज भी काफ़ी डिमांड है। एक बार को भले ही पार्टीशन हो गया था इस रीजन का, लेकिन जब पार्टीशन हुआ इसके बाद भारत में जो वेस्ट बंगाल है और पाकिस्तान का जो ईस्टर्न प्रोविंस है, जिसको बाद में 1971 में बांग्लादेश के नाम से हम जानते हैं, इसने इस रीजन की जो लेगेसी थी ना इसको कंटिन्यू कर लिया। और ये जो लेगेसी कंटिन्यू करी है ना बांग्लादेश ने, ये इंडिया के कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर ली और आज वर्ल्ड वाइड इंडिया के कंपेरिजन में बांग्लादेश एक ज़्यादा बड़ा जाइंट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। लेकिन बांग्लादेश ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाइंट है ना, ये सिर्फ प्रोडक्शन के लिहाज से है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिहाज से वो भारत के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है। और इसके लिए ज्योग्राफिकल रीजन रिस्पॉन्सिबल है। बांग्लादेश तीनों तरफ से लैंड मास से इंडिया से घिरा हुआ है और वाटरवेज से भी इंडिया से काफ़ी हद तक कनेक्टेड ही है। और बांग्लादेश ये बात अच्छे से समझता है, इसीलिए भारत के साथ जो अपने रिश्ते हैं उन्होंने अच्छे बना कर रखे हैं। नेपाल की तरह नहीं है कि वो ये सोच के चलते कि हम चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेंगे, जबकि ज्योग्राफिकल लोकेशन ये कहती है कि इंडिया के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखने चाहिए नेपाल को। ऑन दी अदर हैंड इंडिया की भी ज़रूरतें हैं। हम नॉर्थ ईस्ट में अपनी डेवलपमेंट बढ़ाना चाहते हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ उसे अच्छे से कनेक्ट करना चाहते हैं, साथ ही में सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अपनी जो डिपेंडेंसी है इसको कम करना चाहते हैं। ऐसे में अगर बांग्लादेश के थ्रू हम नॉर्थ ईस्ट के साथ अपनी कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर लेते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे गोल्स हैं हम वो तो अचीव कर ही लेंगे, साथ ही में बांग्लादेश के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो भी और अच्छे हो जाएंगे। एक बार को म्यांमार के थ्रू हमने नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ पे जिस तरीके से मिलिट्री को म्यांमार में हुआ है उसके बाद वो जो हमारी कोशिशें हैं वो धरी की धरी रह गई। इसलिए बेहतर होगा कि हम बांग्लादेश के साथ भी एक ऑप्शन तलाशें और दोनों ही देशों ने ऐसा किया भी है। अभी पिछले ही साल बांग्लादेश ने अपने 2 पोर्ट चट्टग्राम और मोंगला का जो एक्सेस है वो इंडियन गुड्स को प्रोवाइड किया था। यही नहीं, अभी पिछले साल ही भारत और बांग्लादेश ने मिलकर दोनों देशों के बीच में वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट क्रूज सर्विस शिप की जो सर्विसेज हैं वो शुरू करी थी। ये जो क्रूज शिप है ना ये यूपी के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक जाती है और इसी बीच बांग्लादेश में जब ये एंटर करती है तब 1100 किलोमीटर का जो सफ़र है ये बांग्लादेश में भी करती है। 27 से ज़्यादा रिवर को कवर करती है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो MV गंगा विलास क्रूज शिप है ये दोनों ही देशों के बीच में एक कल्चरल हेरिटेज का जो लिंक है उसको बनाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वाराणसी से तो अपनी सर्विसेज स्टार्ट करती है और वाराणसी पहले से ही काफ़ी डेवलप है, लेकिन जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो बांग्लादेश के टूरिज्म को भी काफ़ी प्रमोट करती है। फॉर एग्जांपल जब ये बागेरहाट में एंटर करती है तो वहाँ पे 60 डोम मस्जिद के पास से गुजरती है। इसके अलावा तंगेल में अतिया मस्जिद को कवर करती है और ये जो दोनों डेस्टिनेशन है ना ये बांग्लादेश में आइकॉनिक साइट है ट्रैवलिंग की। एक और रिसेंट डेवलपमेंट जो अभी इसी महीने फरवरी में हुई है उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो मायर रिवर पोर्ट हैगा वो बांग्लादेश के सुल्तानगंज पोर्ट के बीच में अपनी फेरी की सर्विस शुरू करने वाला है। कुल मिलाकर दोनों ही देशों के बीच में जो रिश्ते हैं ना इस लिहाज से काफ़ी अच्छे रहे हैं और दोनों ने ही एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करी हैं। फिर अब ऐसा क्या हो गया कि इंडिया के जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर हैं वो इंडियन गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि आप दिल्ली एयरपोर्ट से बांग्लादेश के जो टेक्सटाइल गुड्स हैं इनको थर्ड कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट मत होने दो। एक्चुअली इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल रीज़न हैगा ना वो है इजराइल हमास की वॉर। समझाता हूँ कैसी। अभी के लिए जो इस वॉर का हाल है ना उसमें इजराइल ने गाज़ा से हमास को पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दिया है।
लेकिन हमास के जो सपोर्टर्स हैं ना, जैसे कि यमन में हुती रिबेलियंस, इन्होंने इस समय रेड सी में क्राइसिस स्टार्ट किया हुआ है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर ये प्रेशर बना रहे हैं कि आप इसराइल को मिलिट्री एड मत दो। और हुती रिबेलियंस ऐसा कर कैसे रही है, उन्होंने अपनी पूरी एक मुहिम छेड़ रखी है। रेड सी में आपको जो भी कंटेनर दिखाई दे रहा है, चाहे वो ऑयल का हो या फिर वो मर्चेंट शिप हो, इसके ऊपर हमला कर दो। ऐसे हमले हमने देखे थे, अरेबियन ओशन में हुए थे, बाद में इंडिया के मार्कोस कमांडो ने वहाँ पे अपने कुछ ऑपरेशन भी किए थे। लेकिन हुती रिबेलियंस है ना, इसमें कामयाब रहे हैं एक हद तक। वर्ल्ड की जो 3 से 4 बड़ी कंपनीज है ना, जो कि वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है सी रूट के थ्रू, इसके लिए जो कंटेनर की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इन्होंने अपने जो ऑपरेशन है रेड सी के पास या तो बंद कर दिए हैं या फिर कम कर दिए हैं। और इस वजह से हो क्या रहा है, जो शिप्स हैं ना, जो कंपनीज हैं, अब वो बाईपास कर रही हैं रेड सी के रूट को, और जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में केप ऑफ गुड होप है, वहाँ से चक्कर लगा के यूरोप जा रही हैं। और इस वजह से हो क्या रहा है, जो टाइम है ना वो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि लॉन्ग रूट अब लेना पड़ रहा है। इस वजह से जो हर कंटेनर की कॉस्ट है वो बढ़ जा रही है, इस वजह से अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी भी कॉस्ट बढ़ जा रही है। ऐसे में जो बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है ना, उन्होंने सोचा कि क्योंकि ये दिल्ली एयरपोर्ट काफ़ी डेवलप है, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे अपना माल ले आते हैं, यहाँ से उसको मिडिल ईस्ट की किसी दूसरे देश में भेज देंगे, फिर वहाँ से उसको रेड सी को बाईपास करते हुए यूरोप भेज देंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे में हो क्या रहा है ना, दिल्ली एयरपोर्ट पे ऐसे कार्गो की भीड़ लगी हुई है जिसको एक्सपोर्ट करना है। टर्मिनल का जो डाटा पब्लिश हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग फरवरी में अब तक 750 टन से ज़्यादा कार्गो यहाँ पे आ चुका है, जबकि ऑन एन एवरेज इसी दौरान 300 से 400 टन कार्गो यहाँ पे आया करता था। इस वजह से जो स्क्रीनिंग है ना वो भी नहीं हो पा रही है एयरपोर्ट पे। जनवरी में 19,000 कार्गो पीसीस की स्क्रीनिंग हुई थी, अब अचानक से इनकी जो संख्या है वो बढ़कर 25,000 से ज़्यादा हो गई है। एक और प्रॉब्लम है जो एक्सपोर्टर्स को फेस करनी पड़ रही है, जो एयर फ्रीट के चार्जेस थे ना वो बढ़ गए हैं। जो भी एक्सपोर्ट पहले यूएसए में किया जाता था, उसमें जो पर किलो है वो 150 रुपये ही लगते थे, लेकिन अब 450 रुपये लग रहे हैं। इसके अलावा यूरोप में जो सप्लाई किया जाता था गुड, उसमें 1 किलो के लिए 80 रुपये तक लगते थे, लेकिन अब 300 रुपये लग रहे हैं। और इसी सब में और भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है ट्रेडर्स को, क्योंकि एयरलाइंस है ना, उन्होंने अपने चार्जेस 2 महीने के अंदर ही 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। इसलिए अभी जो इंडियन ट्रेडर्स है ना, वो इंडियन गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि आप हमारे माल को प्रेफरेंस दो, क्योंकि एक बार को जो बांग्लादेश का टेक्सटाइल गुड है ना, इसके पास जीएसपी का स्टेटस है। कल को जब ये यूरोप में और अमेरिका में जाकर ये बिकता भी है ना, तो ये अपने आप थोड़ा सस्ता हो जाता है। इंडिया के पास तो ये लिवरेज भी नहीं है। ये शाइनिंग एग्जांपल है ग्लोबलाइजेशन का, कि दूर कहीं देश में भी अगर वॉर होती है तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो आपस में इंटरलिंक होती है। ये तो एक इशू है, लेकिन इस इशू से भी ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड इशू इस समय बांग्लादेश और भारत के बीच में बना हुआ है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। यह तांगेल साड़ी को दिया हुआ इंडिया का जीआई टैग का इशू। ये इशू क्या है ब्रीफली आपको बता देता हूँ। 2 जनवरी को इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, जीआई टैग का एक स्टेटस प्रोवाइड कर दिया तांगेल साड़ियों को। और ये जो तांगेल साड़ियाँ है ना, ये वेस्ट बंगाल में बनाई जाती हैं, मेनली जो नदिया डिस्ट्रिक्ट है, इसके अलावा पूर्वा और बर्धमान डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको बताऊँ ना, तो जीआई टैग का बेसिकली मतलब ये होता है, वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ना, वो उस रीजन की स्पेशलिटी है। अब उसको कहीं और आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। बेसिकली आप कहीं और उसका प्रोडक्शन करके उस नाम से आपको बेच नहीं सकते। ये जो इशू है ना, ये और भी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश में भी इन साड़ियों का प्रोडक्शन होता है। और अब जो बांग्लादेश के सिटीजन है ना, वो अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप कुछ करते क्यों नहीं, आपने पहले जीआई टैग का स्टेटस प्रोवाइड क्यों नहीं किया तांगेल साड़ियों को। भारत अब हमारे कल्चर को चुराने लग रहा है। और जिस तरीके का माहौल में बांग्लादेश में देख रहा हूँ ना, उनके न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पर सिटीजन अपनी गवर्नमेंट के ऊपर जो प्रेशर बना रहे हैं ना, एक बार को बांग्लादेश WTO भी चला जाएगा इस इशू को लेकर। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं। अभी इंडियन होम मिनिस्ट्री ने बताया कि म्यांमार के साथ जो इंडिया की बॉर्डर है वहाँ पे हम फेंसिंग करेंगे। बांग्लादेश ने इसका समर्थन भी किया। ऑन दी अदर हैंड, जब बांग्लादेश में अभी इलेक्शन हुए थे, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, प्राइमरली यूएसए ने, जो प्रेशर इंडिया के ऊपर बनाया वो भी हमने रजिस्ट कर लिया। हमने साफ कर दिया 2+2 मीटिंग में, जो नवंबर में दिल्ली में हुई थी, कि बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुए हैं वो उनका इंटरनल मैटर है। तो कोऑपरेशन तो दोनों ही देशों के बीच में हैगी। और अभी ये जो इशू हाईलाइट हुआ है ना, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसे आसानी से टैकल कर सकते हैं, क्योंकि जो दिल्ली का एयरपोर्ट हैगा ना, वो लार्जेस्ट कार्गो हब एयरपोर्ट हैगा साउथ एशिया रीजन में। और इसकी करंट में जो एनुअल कार्गो होल्डिंग की कैपेसिटी है ना, ये 1.8 मिलियन मेट्रिक टन है, जिसको 2.3 मिलियन मेट्रिक टन तक बढ़ा सकते हैं। होपफुली इंडियन गवर्नमेंट इसी दिशा में कुछ काम करेगी। फिलहाल के लिए है इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन, हैव फन।